तो दोस्तों भारत की डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाली रिसर्च और डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिसके बाद में आने वाले समय में भारतीय नौसेना के जो सुपर कैरियर होंगे या फिर जो यहाँ पर नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे तो उनकी जो पूरी पिक्चर है उसको ये जो अचीवमेंट है उसे बदल के रख देगी। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि पहले भारत के अंदर कहीं ना कहीं ये डिबेट शुरू हो चुकी थी कि हमको ज़्यादा सबमरीन्स को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए या फिर जो सुपर कैरियर्स है उनको अपने बेड़े के अंदर शामिल करना चाहिए। तो एक लंबे समय के बाद में ये जो डिबेट है इसको फाइनली भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ख़त्म किया गया, जहाँ पर उनके द्वारा न केवल जो सबमरीन्स है उनको अच्छे खासे नंबर में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा बल्कि इसके बाद में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तो दिया ही जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए जो प्लान है तो उसमें 4 से लेकर के 5 की संख्या में और जो कैरियर्स हैं वे यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्लान कर लिए गए हैं, जिसमें आप सब लोगों को ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जो स्टेटमेंट है वहाँ से मिली होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या एक्चुअल में अचीव किया गया है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी डीआरडीओ के द्वारा फाइनली जो ईमाल सिस्टम है ना केवल उसके ऊपर काम किया जा रहा है बल्कि उसका एक जो स्केल डाउन वेरिएंट होता है या फिर स्केल डाउन जो डेमोस्ट्रेटर होता है वो भी यहाँ पर बना दिया गया है। और हमारी डीआरडीओ के द्वारा ये जो छोटा ईमाल सिस्टम बनाया गया है तो इसकी मदद से यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान में 400 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। और इस पूरे ईमाल सिस्टम की जो लंबाई है वो लगभग 18 से लेकर के 20 मीटर के आसपास की है। तो अगर आप कैरियर के हिसाब से ईमाल सिस्टम की बात करते हैं तो इससे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इनकी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी कैरियर के ऊपर ख़ास तौर पर इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल अभी के लिए यूएसए और साथ में जो फ्रांस है इन्हीं के कैरियर्स के ऊपर किया जाता है, जिसकी मदद से इनके ऊपर जो फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए जाते हैं वे अपने पूरे पेलोड के साथ में फ्लाई कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर उनकी जो क्षमताएं हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वे ज़्यादा फ्यूल के साथ में उड़ान भर सकते हैं, ज़्यादा वेपन्स के साथ में यहाँ पर उड़ान भर सकते हैं, जिससे ओवरऑल उनकी जो रेंज है वो भी यहाँ पर एक्सटेंड हो जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जगह है वो और ज़्यादा बनती है, जिससे कि ज़्यादा जो फाइटर जेट्स है उनको एक कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसी के साथ में इस ईमाल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा कम जगह में जो हैवी एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मदद से ना केवल फाइटर जेट को लॉन्च किया जा सकता है बल्कि इसकी मदद से जो ड्रोन्स है उनका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर मिनी अवॉक्स होते हैं जैसे कि फ्रांस के द्वारा E2 होकाई जैसे अवाक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी मदद से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अवाक्स की मदद से जो सर्चिंग और ट्रैकिंग का एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे ओवरऑल नौसेना को एक अपर हैंड किसी भी दुश्मन कंट्री के ऊपर मिलता है। तो इस कारण से जो कैरियर होते हैं इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन अभी के लिए इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं ये भारतीय नौसेना के सामने नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा स्टोबार टाइप के जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमारे जो फाइटर जेट है इनको थोड़ा कम पेलोड के साथ में उड़ान भरनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम यहाँ से ड्रोन्स और अवॉक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं तो इनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी नौसेना को यहाँ पर थोड़ा सा आप सब लोग कह सकते हैं कि अंडर पावर रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हमारी डीआरडीओ के द्वारा ये सब सफलतापूर्वक आने वाले समय में इसकी टेस्टिंग कर ली जाती है और अचीव कर लिया जाता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में भारत के जो कैरियर्स होंगे तो वहाँ पर ये पूरी पिक्चर को बदल के रख देगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमने INS विशाल जैसे जो सुपर कैरियर्स प्लान किए हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 टन के आसपास हो सकता है, तो वहाँ पर डिमांड ये रखी गई है कि ये जो ईमाल सिस्टम है ये लगभग 40 टन तक का जो पेलोड है उसे लॉन्च करने में कैपेबल होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो भी एक कैरियर के हिसाब से अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम इस छोटे डेमोस्ट्रेटर के साथ में सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो इसको स्केल अप करने में भारतीय नौसेना और साथ में हमारी जो रिसर्च और डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है इनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और इस प्रकार की ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होती है। हर देश इसको किसी भी और कंट्री के साथ में शेयर नहीं करता है। भारत के जो रिलेशन है ये आज के समय में हर कंट्री के साथ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इस कारण से हमको हो सकता है कि कोई भी देश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए मान जाए। लेकिन दोस्तों इसके बदले में अगर आप सब लोगों को लगता है कि ये जो रशिया, फ्रांस, यूके और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ हैं ये भारत को केवल मदद करना चाहते हैं इसलिए हमको हथियार देते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई बार ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भारत को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि भारत के पास में अभी के लिए इन सारी क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस नहीं है। तो ऐसे में आप सब लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये कंट्रीज़ अपने इन प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। हाल ही में ऐसी ही जो इंसिडेंट्स हैं ये आप सब लोगों ने जेट इंजन की डील में यूएसए के साथ में भारत के जो इंसिडेंट्स और साथ में इवेंट्स हुए हैं उनके बीच से समझे होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।